मई 2008 मशहूर क्राइम रिपोर्टर जिग्ना बोरा को एक व्यक्ति का कॉल आता है। वो व्यक्ति बहुत ही घबराई हुई आवाज में जिग्ना बोरा से कहता है, जिग्ना जी, मेरा बच्चा गुम हो गया है, क्या आप इस केस को कवर करेंगी? जिग्ना बोरा, जो उस जमाने की मशहूर क्राइम रिपोर्टर थी और बड़े बड़े क्राइम केसेस की रिपोर्टिंग किया करती थी, जवाब देती है कि सर, हर रोज कई बच्चे गुम हो रहे हैं, हम हर किसी की स्टोरी कवर नहीं कर सकते। तो वो व्यक्ति तुरंत बोलता है, जिग्ना जी, ये केस थोड़ा अलग है। मैं अमरनाथ ग्रोवर बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का नाम नीरज ग्रोवर है। उसने शाहरुख खान के शो क्या आप पांचवी पास से तेज हैं की कास्टिंग की है और एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स की कहानी हमारे महाभारत की भी कास्टिंग उसने की है। वो एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स में काम करता है। जिग्ना बोरा को इस केस में कुछ खास नजर नहीं आया, तो उन्होंने फोन काट दिया और कॉल को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन केस इतना भी नॉर्मल नहीं था जितना दिखाई दे रहा था। ये केस आगे चलकर भारत का एक मशहूर क्राइम केस बनने वाला था। आज हम बात करेंगे नीरज ग्रोवर हत्याकांड की। मुंबई शहर, जहां हजारों लाखों की संख्या में रोज लोग आते हैं, आंखों में सपने लेकर, सपने नेम, फेम और बहुत सा पैसा कमाने का सपना लेकर। लेकिन कभी कभी ये सपने बन जाते हैं एक खतरनाक जाल। सेलिब्रिटी बनने की चाहत में, नाम को प्रसिद्ध करने की चाहत में लोग कई बार ऐसी भी चीजें कर जाते हैं जिससे उनको अपना नाम छुपाकर जिंदगी बितानी पड़ती है। जिग्ना बोरा के मना करने के बाद भी अमरनाथ ग्रोवर हिम्मत नहीं हारते। वो अपनी तरफ से बेटे की खोज जारी रखते हैं। अमरनाथ ग्रोवर लोखंडवाला मार्केट में अपने बेटे की गुमशुदगी के पोस्टर चिपकाते हैं। वो अपने बेटे की जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए का नगद इनाम देने की घोषणा भी करते हैं। 1 लाख रुपए का इनाम नीरज की जानकारी देने वाले पर रखने से उन्हें उम्मीद थी कि उनके बेटे की कोई ना कोई जानकारी उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन कुछ दिन और बीतने पर भी जब नीरज की कोई जानकारी उन्हें नहीं मिली, तो वो फिर से क्राइम रिपोर्टर जिग्ना को कॉल करते हैं। इस बार उनकी आवाज में डर और घबराहट थोड़ा ज्यादा थी। इस बार अमरनाथ ग्रोवर द्वारा दबाव डाले जाने पर जिग्ना उनकी केस की स्टोरी को कवर करने के लिए मान जाती हैं। और अब इस केस में एंट्री होती है मारिया सुसाइराज की। मारिया एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस, स्ट्रगल जिसकी जिंदगी का परमानेंट काम बन चुका था। ऑडिशन, रिजेक्शन, वेटिंग, बस यही अब उसकी जिंदगी था। वो रोज ऑडिशन देती, रिजेक्ट होती और इंतजार करती कि फिर कोई ऐसा ऑडिशन मिलेगा जिसमें वो सेलेक्ट होगी और उसकी जिंदगी बदल जाएगी। लगातार ऑडिशन देते देते मारिया थक चुकी थी। उसकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं थी। अब उसे निराशा हो रही थी और उसे अब अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था। मारिया कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस थी और कुछ दिन पहले ही मुंबई आई थी। हिंदी फिल्मों और हिंदी शोज में नाम, पैसा कमाने की इच्छा लिए नीरज ग्रोवर कास्टिंग का काम करते थे। उनकी मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान मारिया सुसाइराज से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। उस समय नीरज मारिया को टीवी शोज में काम दिलवाने में मदद कर रहे थे। नीरज ग्रोवर रोज अपने दोस्तों से मिलने कॉफी कैफे डे जाया करते थे। 29 अप्रैल 2008 को नीरज मारिया को लेकर भी कॉफी कैफे डे पहुंचे थे और उन्होंने अपने दोस्तों से मारिया का इंट्रोडक्शन करवाया था। उस दिन के बाद से मारिया रोज नीरज के साथ वहां जाने लगी। 6 मई 2008 को भी कॉफी कैफे डे में नीरज के दोस्त नीरज का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इंतजार करने के बाद भी जब नीरज नहीं आए तो उनके दोस्तों ने नीरज को फोन लगाया।
फोन पर नीरज ने जवाब दिया कि मारिया ने एक रेंटेड अपार्टमेंट लिया है जिसकी शिफ्टिंग में वो मारिया की मदद कर रहे हैं, इसीलिए वो आज कॉफी कैफे डे नहीं आएंगे। नीरज के दोस्तों को मना करने के बाद भी नीरज के दोस्त उनसे जिद करने लगे कि वो थोड़ी ही देर के लिए सही लेकिन आ जाएं, लेकिन नीरज ने उन्हें मना कर दिया। नीरज की दोस्त निशा ने मारिया से बात की और कहा कि वो थोड़ी देर के लिए नीरज के साथ आ जाएं, लेकिन वो दोनों ही उस समय शिफ्टिंग में इतने बिजी थे कि उन दोनों ने आने से मना कर दिया। क्योंकि मारिया को ऑडिशन के चक्कर में बार बार मुंबई आना पड़ता था, इसीलिए मारिया ने 6 मई 2008 को मलाड के धीरज सॉलिटियर बिल्डिंग में 4th फ्लोर पे 201 नंबर का फ्लैट किराए पर लिया और वहां पर नीरज के साथ मिलकर शिफ्टिंग की। ये वही मारिया है जिन्होंने नीरज के गुमशुदा होने के बाद नीरज के कजिन निशांत ग्रोवर, नीरज के दोस्त निशांत लाल के साथ पुलिस स्टेशन जाकर नीरज की मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी। पुलिस कंप्लेन के अकॉर्डिंग नीरज हर रोज अपनी मां नीलम ग्रोवर से फोन पर बात किया करते थे, लेकिन 7 मई को सुबह जब नीरज का कॉल नहीं आया तो उनकी मां ने नीरज को फोन किया, लेकिन नीरज ने फोन रिसीव नहीं किया। बार बार फोन करने पर भी जब नीरज ने फोन रिसीव नहीं किया तो नीरज की मां नीलम ग्रोवर ने नीरज के कजिन निशांत ग्रोवर को कॉल किया। निशांत ग्रोवर नीरज के साथ ही रहते थे। निशांत ग्रोवर ने भी नीरज को जब कॉल किया तो उसका कॉल भी नहीं उठाया गया। जब बार बार फोन करने पर नीरज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो निशांत ने नीरज के सबसे करीबी दोस्त निशांत लाल को कॉल किया। निशांत लाल ने जब नीरज को कॉल किया तो भी नीरज की तरफ से कॉल रिसीव नहीं किया गया, तो निशांत लाल भी परेशान हो गई। लेकिन निशांत लाल को यह पता था कि नीरज एक दिन पहले अपनी दोस्त मारिया से मिलने गए थे और मारिया से दोस्ती होने के बाद नीरज अक्सर अपना समय मारिया के साथ बिताया करते थे। इससे पहले कि निशांत लाल नीरज की खबर लेने के लिए मारिया को कॉल करते, सुबह 11 बजे नीरज के नंबर से निशांत लाल को कॉल आता है। निशांत जब कॉल रिसीव करते हैं तो फोन के अगली तरफ होती है मारिया सुसायराज। मारिया निशांत से कहती है कि नीरज जल्दबाजी में अपना मोबाइल मेरे घर पर छोड़ गया है। निशांत मारिया से पूछते हैं कि वो कब निकला, तो जवाब में मारिया कहती है वो तो देर रात 1:30 बजे ही मेरे घर से निकल गए थे, थोड़ा जल्दी में था इसीलिए मोबाइल मेरे पास छोड़ दिया। तो निशांत सवाल पूछते हैं लेकिन वो गया कहाँ? तो मारिया का जवाब होता है कि वो अपनी दोस्त निशा के पास गए थे, उसके यहाँ कोई पार्टी थी। मारिया से ये बात पता चलते ही निशांत लाल ने तुरंत नीरज के कजिन निशांत ग्रोवर को कॉल किया और ये सारी बातें उन्हें बता दी। सुबह से शाम हो गई लेकिन नीरज ग्रोवर का अब तक कोई पता नहीं था। शाम को नीरज के घरवालों, कजिन और दोस्तों ने ये सोचा कि अब उनकी मिसिंग कंप्लेन कर देनी चाहिए। रात के 10:30 बजे निशांत लाल ने मारिया को कॉल किया और कहा कि वो उनकी बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं, वो आकर नीरज का फोन उन्हें दे दें क्योंकि नीरज अभी तक नहीं मिला है और वो उनकी मिसिंग कंप्लेन करवाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। मारिया नीरज का फोन देने बिल्डिंग से नीचे आई और निशांत से कुछ बातें की। निशांत ने उन्हें भी पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहा तो मारिया तैयार हो गई और वो मलाड पुलिस स्टेशन नीरज के घर वाले, रिश्तेदारों और दोस्त के साथ मिलकर मिसिंग कंप्लेन लिखवानी चली गई। बेटे की गुमशुदगी से परेशान अमरनाथ ग्रोवर भी कानपुर से मुंबई आए और उन्होंने भी मलाड पुलिस स्टेशन में बेटे की किडनैपिंग की एक कंप्लेन दर्ज करवा दी। 2 कंप्लेन आने के बाद पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए नीरज ग्रोवर की दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घरवालों से पूछताछ शुरू कर दी और नीरज के कॉल डिटेल्स निकलवाए। नीरज के कॉल डिटेल के अकॉर्डिंग 6 मई 2008 रात 10:30 बजे नीरज ने मारिया को कॉल किया था और उसके बाद 7 मई 2008 को नीरज के फोन पे कई कॉल आए।
जिन्हें नीरज ने रिसीव नहीं किया, जो उनके घर वाले और दोस्तों के थे। इसके अलावा नीरज के फोन से कुल 8 कॉल किए गए, जिनके जवाब दिए गए थे। 7 मई 2008 को नीरज के मोबाइल पर एक कॉल आया था, जिसे कुछ सेकंड के लिए रिसीव किया गया था, लेकिन कॉल की लोकेशन मारिया के घर की नहीं थी। मारिया ने कहा था कि नीरज अपना मोबाइल उनके घर पर भूल गए थे। अब पुलिस ने मारिया को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और मारिया से पूछताछ की। मारिया ने कहा कि 7 मई 2008 को उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू उनसे मिलने के लिए आए थे और वो उनके साथ शॉपिंग पर गई थी। जेरोम मैथ्यू नेवी में लेफ्टिनेंट थे और मारिया थे शहर मैसूर के ही रहने वाले थे। वो मारिया से सगाई कर चुका था और मारिया की उससे शादी होने वाली थी। मारिया से पूछताछ के बाद पुलिस ने मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को पूछताछ के लिए बुलाया। जेरोम मैथ्यू, जो 2008 में कोची में पोस्टेड थे, पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए आते हैं और वो पुलिस को ये बताते हैं कि वो नेवी की ट्रेनिंग के लिए 7 मई को मुंबई आए थे और उन्होंने मारिया से मिलने का प्लान बनाया था। वो इनऑर्बिट मॉल में सुबह 10 बजे मारिया से मिलने के लिए पहुंचे थे और 12 बजे मारिया से मिले थे। जब पुलिस ने जेरोम से पूछा कि क्या वो जानते हैं कि नीरज ग्रोवर मारिया के फ्लैट में थे और उसके बाद से मिसिंग हैं, तो जेरोम का कहना था कि वो ये जानते हैं कि नीरज मारिया के दोस्त हैं, लेकिन वो मारिया की बिल्डिंग में गए ही नहीं थे। वो सीधे मारिया से मिलने इनऑर्बिट मॉल गए और उसके बाद अपने लिंक रोड स्थित होटल चले गए। अगले दिन वो अपने अंकल से मिले और उसके बाद कोची वापस लौट गए। पुलिस ने मारिया और जेरोम से पूछताछ करने के बाद दोनों को छोड़ दिया, लेकिन पुलिस को दोनों ही के बयान संदिग्ध लग रहे थे। दोनों के बयानों में कोई मेल नहीं था और दोनों के बयान पुलिस को सस्पिशियस लगे। पुलिस ने दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के बाद पुलिस को उनके कॉल रिकॉर्ड्स इतने अटपटे लगे कि पुलिस के शक की सुई दोनों पर घूम गई। 8 मई 2008 के बाद महज एक हफ्ते में दोनों ने 1000 से ज्यादा बार बात की थी, जबकि नॉर्मली दोनों एक दिन में 3 से 4 बार ही बात किया करते थे। शक होने पर पुलिस वापस धीरज सॉलिटेयर बिल्डिंग में पहुंची और वहां पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि बिल्डिंग में 2 गार्ड्स हैं जो इवनिंग और मॉर्निंग की शिफ्ट में आते हैं। जो दिन की शिफ्ट वाला गार्ड था, उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बयान दिया कि दोपहर 12 बजे मारिया शॉपिंग के लिए निकली थी, जो कि मारिया ने अपने बयान में कहा भी था। लेकिन इसके आगे जो गार्ड ने बताया वो कुछ अलग और हैरान करने वाला था। गार्ड ने पुलिस को बताया कि शाम को 4 बजे जब वो टी ब्रेक के लिए गया और 5 मिनट बाद लौट कर आया तो उसने बिल्डिंग के नीचे ग्रे कलर की सेंट्रो कार खड़ी देखी, जो बिल्डिंग में किसी की भी नहीं है। फिर उसने देखा कि मारिया ऊपर से भारी भरकम बैग्स लिए आ रही हैं और उसने वो बैग्स ग्रे कलर की सेंट्रो कार में रखे। 3-4 भारी भरकम बैग्स कार में डालने के बाद मारिया फिर से ऊपर गई और एक और बड़ा सा भारी भरकम बैग लेकर नीचे आई। इस बार उनके साथ एक 24-25 साल का लड़का भी था जो उस बैग को पकड़े हुए था। दोनों ने किसी तरह उस बैग को कार की आगे की सीट पर रखा और उसके बाद मारिया ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, जबकि वो लड़का पीछे कार की सीट पर बैठ गया और दोनों निकल गए। गार्ड ने यह भी जानकारी दी कि दोनों इसके बाद देर रात 9-9:30 बजे के आसपास वापस आए। गार्ड से पूछताछ के बाद पुलिस को लगा कि वो शख्स नीरज था, क्योंकि नीरज की उम्र भी 26 साल थी। लेकिन जब फोटोज दिखाए गए तो पता चला कि वो शख्स नीरज नहीं बल्कि जेरोम मैथ्यू था, जो मारिया का बॉयफ्रेंड है। दूसरे गार्ड ने भी जेरोम की मौजूदगी बिल्डिंग में कंफर्म की। उसने पुलिस को बताया कि सुबह 7:30 बजे एक लड़का बिल्डिंग में आया था। गार्ड के ये कहने पर कि अपना नंबर और डिटेल्स रजिस्टर में एंटर कर दो, तो उसने गार्ड से कहा कि वो रिश्तेदार से मिलने आया है, थोड़ी देर मिलने के बाद ही वो लौट जाएगा।
पुलिस ने अपनी पूछताछ के दायरे को और आगे बढ़ाया और मारिया की पड़ोसी मयूरी प्रजापति से पूछताछ की। मयूरी ने पुलिस को ये बताया कि 6 मई के 2008 को मारिया ने इस फ्लैट में शिफ्ट किया था। इससे पहले भी वो इस बिल्डिंग में दिसंबर 2007 में आ चुकी थी और इसी फ्लैट में रही थी। उनके साथ उस वक्त उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू भी थे। लेकिन 6 मई 2008 को जब मारिया ने शिफ्ट किया तो उनके बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम थी और मारिया ने नहाने के लिए मयूरी का बाथरूम यूज किया था। लेकिन जब मारिया नहाकर अपने फ्लैट पर जा रही थी तो मयूरी भी उनके साथ थी और मयूरी ने मारिया के फ्लैट के बाहर एक यंग लड़के को खड़े देखा था। मारिया उस यंग लड़के को देखकर हैरान रह गई थी, जैसे कि वो बिना इन्फॉर्मेशन दिए उनके घर पर आया हो। फिर मारिया ने उस लड़के का इंट्रोडक्शन मयूरी से करवाया और उस लड़के का नाम नीरज ग्रोवर बताया। मयूरी ने पुलिस को ये भी बताया कि 7 मई 2008 को ऑफिस जाने से पहले वो मारिया के फ्लैट की तरफ गई थी। उस वक्त मारिया के फ्लैट में व्हाइट वॉश चल रहा था और उनके साथ उनके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू थे, लेकिन वो लड़का नहीं था जिससे मारिया ने उनका इंट्रोडक्शन 6 मई 2008 को करवाया था। मयूरी वहां से बिना मारिया से मिले ही अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अब पुलिस ने मारिया को पूछताछ के लिए फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया और मारिया से पूछताछ की। पुलिस ने मारिया से पूछा कि वो कार किसकी थी, तो मारिया ने पुलिस को घुमाने की कोशिश की। उसने पुलिस को यह बयान दिया कि कार जेरोम के किसी नेवी ऑफिसर की थी जो जेरोम ने शॉपिंग के लिए ली थी। पुलिस को उस व्यक्ति ने यह भी बताया कि मारिया ने उसे झूठ बोलने के लिए कहा था। मारिया ने उसे ये कहा था, अगर पुलिस पूछे कि कार तुम्हारी है तो तुम कह देना कि कार मेरी है और मारिया ने मुझसे मांगी थी। लेकिन उस व्यक्ति ने मामले की संदिग्धता को देखते हुए पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और मारिया का ये झूठ भी पुलिस के सामने उजागर हो गया। जब पुलिस ने मारिया को एक एक करके सबूत दिखाए तो मारिया ने कहा कि वो कार उनके दोस्त किरण श्रेयम की है और उन्होंने पर्सनल रीजंस की वजह से उसका नाम पुलिस को नहीं दिया था। अब पुलिस ने किरण श्रेयम से पूछताछ की। किरण श्रेयम ने पुलिस को पूछताछ में ये बताया कि 7 मई को दोपहर को मारिया ने उन्हें फोन किया था और ये कहा था कि जेरोम आए हैं और उनके रिश्तेदार से मिलने के लिए जाना है और मुझे कार की जरूरत है, तो उन्होंने उसके लिए हाँ कह दी। फिर 3 बजे मारिया और जेरोम अंधेरी के 4 बंगलो आए और कार की चाबियां लेकर चले गए। जब रात के 9 बजे तक मारिया ने कार वापस नहीं की तो किरण ने उन्हें फोन किया तो मारिया ने जवाब दिया कि उनका दोस्त नीरज कहीं मिल नहीं रहा है और वो उनकी मिसिंग कंप्लेन करवाने पुलिस स्टेशन जा रही हैं और कार अगले दिन दी। 8 मई की तारीख थी जब मारिया नीरज के दोस्तों और परिवार वालों के साथ उनकी मिसिंग कंप्लेन करवाने के लिए मलाड पुलिस स्टेशन गई थी। मारिया ने 8 मई 2008 को किरण श्रेयम की कार सुबह वापस की थी। अब पुलिस ने सारे ही इंसिडेंट, सारी सिचुएशन को एक एक करके देखना शुरू किया तो पुलिस का शक मारिया पर पूरी तरह से गहरा गया। जेरोम का मारिया के घर मौजूद होना और मारिया का नीरज का फोन लेकर कई किलोमीटर का सफर करना और इसके साथ ही एक ही हफ्ते में 1000 से ज्यादा कॉल मारिया और जेरोम के बीच में होना, मारिया का बार बार बयान बदलना और झूठ बोलना, जेरोम का भी बार बार बयान बदलना और झूठ बोलना, पुलिस ने पूरी तरह से मारिया पर अपना शक और पकड़ मजबूत कर दी। 20 मई 2008 को पुलिस ने मारिया को कस्टडी में ले लिया और पुलिस ने पूछताछ शुरू की। मारिया ने इस बार भी बड़ी चालाकी से अलग अलग कहानियां बना के पुलिस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस हार मानने के मूड में नहीं थी। पुलिस ने मारिया पर सख्ती की और पुलिस की सख्ती से मारिया टूट गई और उसने पुलिस में यह बयान दिया कि जेरोम ने नीरज को मार दिया। ये सुनते ही पुलिस चौंक गई और पुलिस ने मारिया का बयान लेना शुरू किया।
मारिया ने अपने बयान में कहा कि जयराम ने नीरज को मार दिया और उसी की लाश के सामने मुझसे जबरदस्ती रिलेशन बनाए। अब नीरज की गुमशुदगी का मामला हत्या के मामले में बदल चुका था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के सामने कुछ सवाल थे जिनके जवाब मारिया को देने थे। नीरज की हत्या क्यों और कैसे की गई? क्या नीरज की हत्या जयराम ने की है या मारिया ने भी उसकी हत्या में अपना साथ दिया है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, नीरज की लाश कहाँ है?